इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष करता है। इसी को लेकर कोर्ट गया था, कोर्ट ने इसके सर्वे के आदेश दिए। अब आपको बताता हूं दोनों पक्ष की दलील क्या है, हिंदू पक्ष क्या कहता है और मुस्लिम पक्ष, मस्जिद पक्ष इस पर क्या कहता है। सबसे पहले देखिए हिंदू पक्ष का दावा क्या है। हिंदू पक्ष का दावा यह है, सदियों पहले यह एक हिंदू मंदिर था, जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। बाबर ने इसे तोड़कर मस्जिद इस पर बनवा दी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। मस्जिद में मंदिर के कई प्रमाण हैं, हिंदू पक्ष का कहना है धनुष और मंदिर से जुड़े निशान छिपे हैं, यही भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होना है। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने के भी सबूत हैं, प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन कुआं भी है, शादी समारोह पर पूजा होती थी। यह हिंदू पक्ष की दलीलें हैं। मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है, उसका कहना है संभल में हमारी जो मस्जिद है यह 500 साल से ज्यादा पुरानी है। खाली जमीन पर जामा मस्जिद बनाई गई थी। बाबर के आदेश पर 1529 में मस्जिद बनी। जहां मस्जिद बनी कोई मंदिर नहीं था। जामा मस्जिद के सारे साक्ष्य भी मौजूद हैं। सरकार 1991 के धार्मिक एक्ट का पालन करे, 1947 से धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे ही रहे। मस्जिद पर कोई और दावा स्वीकार नहीं है, यह कहना है मुस्लिम पक्ष का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जियाउर रहमान और हरिशंकर जैन। जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, और ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। और बाबर जब आया था तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर इनको कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना, हिंदू पूजा करते हैं, उस समय मंदिर था। बाद में अंग्रेजों के ज़माने में उनको ज़बरदस्ती इस जगह में जाने की इजाज़त दे दी गई और आज ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। क्या ये सारी हिंसा, सारा बवाल, इसके पीछे सियासत है, सियासी हाथ है, सियासतदान है? दरअसल कल योगी आदित्यनाथ बड़ा चुनाव जीते, बड़ी जीत थी लोकसभा में जो नतीजा है, उसके बाद ये जीत बहुत अहम थी योगी के लिए। क्या योगी ने खुद को साबित कर दिया? योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंह मीठा करते हुए, मुंह मीठा कराते हुए इस जीत के बाद। और ये जीत उस इलाके में हुई जो मुस्लिम बहुल है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ठाकुर रामवीर, ये वो नेता, बीजेपी के वो नेता जो चुनाव जीते मुरादाबाद की कुनरकी सीट से, जहां 65% मुस्लिम आबादी है, वहां चुनाव जीते। कहा गया मुस्लिम टोपी पहनी, मुसलमानों ने वोट किया और चुनाव जीत गए। ये बीजेपी के विधायक चुने गए हैं मुस्लिम बहुल कुनरकी से। क्या इनका जीतना समाजवादी पार्टी को सूट नहीं कर रहा है? आइए आपको बताऊं कुनरकी में कैसे आखिर कमल खिल गया, जहां आज तक बीजेपी नहीं जीती दशकों से, वहां कैसे बीजेपी जीत गई। क्या ये समाजवादी पार्टी के गले नहीं उतर रहा है? ये आरोप लग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से हाजी रिजवान खड़े थे कुनरकी पर, योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीजेपी से रामवीर ठाकुर थे। मुस्लिम बहुल सीट में 31 साल बाद कमल खिला है। बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करा दी। 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहां, और हर बार की तरह सपा जीत पक्की मान रही थी कि 60% मुस्लिम है, ये तो हमारी सीट है ही है, हमें जीतनी है। सपा के हाजी रिजवान बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी कुत्ते को पट्टा पहना देगी तो वो भी कुनरकी से जीत जाएगा। लेकिन ठाकुर रामवीर 1,44,000 वोटों से जीत गए। उल्टी हो गई बाजी। जालीदार टोपी पहनकर मुस्लिम वोटों पर सेंध लगा दी। मुस्लिमों के लिए खूब काम किए हैं, उनसे ये जुड़े रहे। कहा मुस्लिम की टोपी नहीं, ये जिम्मेदारी की पगड़ी पहनी है मैंने। हाजी रिजवान ने कहा जो बीजेपी के साथ वो मुस्लिम बिकाऊ है। हाजी रिजवान ने कहा जो बीजेपी के साथ वो मुस्लिम बिक गया है। रामवीर सिंह ने इस बयान को हमले का तीर बनाया। इससे मुस्लिम वोटर कुनरकी में सपा से दूर होते गए। कुनरकी सीट सीएम योगी खुद मॉनिटर कर रहे थे। योगी ने कई रैलियां की, कई योजनाओं का तोहफा दिया। कहा दिवाली के साथ ईद भी धूमधाम से मनेगी। योगी के प्रचार से कुनरकी में बीजेपी का माहौल बन गया और इस बार अखिलेश का गढ़ ढह गया, किला ढह गया। यही वजह है कि सपा के गले नहीं उतर रहा है। सबसे मुश्किल है कि यह सीट कैसे हार गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हारे हाजी रिजवान क्या कह रहे हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं रामवीर ठाकुर, उन्हें सुनिए।
अधिकारियों ने पर्ची के बल पर इस बूथ को लूटने का काम किया है। 212 बूथ 57% से 97% तक जो है वो बूथ कैप्चरिंग की गई है बाहर के लोगों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, पुलिस के कर्मचारियों द्वारा। ये पूरा बूथों पर बैठकर वोट क्या नाम कराई गई है। मैं न चुनाव यहाँ हुआ है न चुनाव को मानने तैयार हूँ। अगर इतना ही दम है प्रशासन में और भाजपा में, और उसके बाद दोबारा चुनाव करा ले, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। बीजेपी वाले क्या जवाब दे रहे हैं? बीजेपी वालों को पता, कोई बीजेपी वालों को, बीजेपी वाले इस्तीफा देकर लड़ ले। आगे क्या आगे की रणनीति जो कुछ होगी देखिए, उन्होंने ये कहा सपा का पट्टा कुत्ते के गले में भी डाल देंगे तो कुनरकी में कुत्ता जीतेगा। तो हमने मुस्लिम भाइयों से जाके ये कहा और यादव समाज से भी कि जब कुत्ते की वैल्यू है मुसलमान की और उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बात का मुस्लिमों में प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने कहा कि अब के इनका नजला नीचे वालों का भी और ऊपर वालों का भी नजला उतार देंगे। नतीजे आ गए। नतीजों से कहीं खुशी है, कहीं बहुत ज्यादा गम है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कह दिया मैं अब जिंदगी में उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। अगली तस्वीर देखिए। मायावती का सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रशेखर रावण ने किया है। आपको बताऊं नतीजे आने के बाद क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर रावण ने खुद दलित वोटों में सेंधमारी कर मायावती को नुकसान पहुंचाया। यूपी की 7 सीटों में बीएसपी तीसरे नंबर पर रही है। 2 सीटों पर बीएसपी 5वें नंबर पर लुढ़क गई। मायावती ने कई उपचुनाव न लड़ने का ऐलान किया, कहा अब मैं कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा ईवीएम के जरिए सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। देश में जब तक फर्जी वोट डाला जाता रहेगा और निर्वाचन आयोग कोई कड़ा एक्शन नहीं लेता है, हमारी पार्टी देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उपचुनाव में बूथ कैप्चर कर बीजेपी ने चुनाव जीता है। कुंदरकी में 90% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अखिलेश यादव ने कहा 90% लोगों की उंगली पर निशान ही नहीं है। फिर एक ही उंगली से कितने वोट का बटन दबाया गया? ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराई जाए। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं हो सकता है। अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। चंद्रशेखर रावण की पार्टी यूपी की 2 सीटों पर बीएसपी से आगे रही। कई सीटों पर बीएसपी के वोट भी काट दिए। मायावती की जगह लेते दिख रहे हैं रावण। सरकार के खिलाफ तीखे हमले भी कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इन्होंने उठाया। विपक्ष में अखिलेश यादव की तरह सक्रिय हैं। दलित समाज में लोकप्रियता बढ़ी है लेकिन बीजेपी के सामने अभी भी विकल्प नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मायावती और चंद्रशेखर रावण। सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। सरकार के पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। बहुत सारी ऐसे विषय हैं जैसे महिलाओं पे हिंसा हो रही है और महिलाओं में दलितों पे हिंसा, दलित महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस विषय पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैंने आज जो है रखा है। एक इसमें ये जो धार्मिक